हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, नेपाल में लोकतंत्र की घोषणा हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2005 में, ऑप्शन नंबर बी में है 2006 में, ऑप्शन नंबर सी में है 2009 में और ऑप्शन नंबर डी में क्या है 2008 में। तो ये जो है आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इसमें से जो सही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए नेपाल में जो लोकतंत्र की घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा और अपने कॉपी में नोट करके यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए समझिएगा दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है नर्मदा बचाओ, ठीक है, आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सतलुज बांध, ऑप्शन नंबर बी में है नागार्जुन बांध, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हीराकुंड बांध और ऑप्शन नंबर डी में क्या है सरदार सरोवर बांध दिया गया है। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो संबंधित है आपका सरदार सरोवर बांध से, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी में है द्वितीय क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया तृतीय क्षेत्रक और ऑप्शन नंबर डी में क्या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा है, सबसे अधिक रोजगार देता है कौन सा क्षेत्रक। तो देखिए जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है उसमें जो है सबसे अधिक जो है रोजगार देता है भाई, कौन सा क्षेत्रक, तो प्राथमिक क्षेत्रक। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन में पहला में दिया गया है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1848 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो 1871 ईस्वी में। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी, मतलब घोषणा की गई थी, अनाउंस किया गया था, ठीक है, डिक्लेयर किया गया था कब, तो 1848 में किया गया था भाई। कब किया गया था, तो 1848 ईस्वी में किया गया था। क्या क्वेश्चन पूछेगा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी, तो आप लोग बताएंगे 1848 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां है ये। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, का संबंध किस देश से था, यानी ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो कौन से देश का था, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में है इटली, ऑप्शन नंबर डी में क्या है ब्रिटेन। तो देखिए ऑटो वन जो बिस्मार्क था वो एक जर्मनी मतलब जर्मन का निवासी था, यानी उसका संबंध जो है जर्मन से था, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां में ये बोला जा रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई, यानी नेपोलियन की पराजय कब हुई, किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 1816 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में क्या है 1915 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। तो जिसमें देखिए ये क्या नेपोलियन की जो पराजय हुई थी यानी हार हुई थी, कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। क्या पूछेगा क्वेश्चन, नेपोलियन की पराजय या फिर हार हुई कब, तो 1815 ईस्वी में। तो यानी क्वेश्चन नंबर 6वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया गया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं सरदार पटेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी में है क्या महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है सुभाष चंद्र बोस। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया हिंद स्वराज के लेखक आप सभी लोगों को आई होप पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। तो हिंद स्वराज एक पुस्तक का नाम है और जिसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। आई होप आप सभी लोगों को महात्मा गांधी जी का जन्म और मृत्यु पता होगा। अगर पता होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध, इस ये वाला क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगा सकते हो, ठीक है।
तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था वो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1914 में, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया 1939, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया 1919, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 1942 में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रथम जो युद्ध हुआ था, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है भूमि एक डॉट 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 संसाधन है, यानी भूमि एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी में क्या मानव निर्मित, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सौर ऊर्जा से निर्मित, ऑप्शन नंबर डी में क्या है कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भूमि जो है वो एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। कौन सी है? तो प्राकृतिक, नेचुरल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोला जा रहा है आपसे? निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी इन चार ऑप्शन में से एक जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है, बाकी तीन होंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है काली, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है पीली दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है सीमेंट दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो लेटराइट दिया है। तो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं काली मिट्टी, पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी सुना ही होगा, लेकिन सीमेंट नाम की कोई मिट्टी नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? निम्न में से, ठीक है, क्या दिया गया? निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? कौन सा अजैविक? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पशु, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है चट्टाने, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पौधे, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है मछलियां दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। तो देखिए अजैविक यानी कि जिसमें जीव ही ना हो, आप ऐसा समझ सकते हो। अजैविक का मतलब जो जीवित ही ना हो। तो देखिए जान पशु में भी होती है, पौधों में भी होती है, मछलियां भी होती है, भाई चट्टानों में कब से होने लगी जान? ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है अजैविक संसाधन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है बागान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है चारागाह, ऑप्शन नंबर सी में है क्या भूमि, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है खनिज संसाधन दिया गया है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को? तो यहाँ पर हमसे पूछा नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं वाले में अक्सर बच्चे गलतियाँ कर ही देते हैं। तो हमसे पूछा कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? नहीं है पूछा है, तो खनिज संसाधन क्या है? एक व्यक्तिगत जो है संसाधन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पवन, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है जल, और ऑप्शन नंबर सी में क्या है हिमनद है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है पशुचारण है। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो हिमनद हो जाएगा, यानी पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है तो हिमनद है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आई होप आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में तो सुना ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी अच्छी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है लेटराइट मिट्टी। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो चाय की खेती होती है उसके लिए काली मिट्टी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी काली मिट्टी जो है उपयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए कपास के लिए पूछा जाता है तब ये काली मिट्टी होती है, किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है, कपास के लिए, इस बात को आप लोग समझें, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलती आपको बता दिया है। तो चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी सही होगा, ये काली नहीं। काली आपका सही होता है कपास के लिए, जब कपास की पूछा जाता है ना तो कपास के लिए ये आपका पूछा जाएगा तब काली मिट्टी बताना होगा। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मृदा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है वन संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है जल संरक्षण, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है वायु संरक्षण। ठीक है, तो देखिए चिपको जो आंदोलन है
वो चिपको आंदोलन जो है वो संबंध रखता है किससे? तो वन संरक्षण से रखता है, वन संरक्षण से रखता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी में ऑप्शन दिया गया है वो वाला आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिएगा 1973 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1980 में, ऑप्शन नंबर सी में है 1975 में, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है 1989 में दिया गया है। तो देखिए जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसका जो प्रारंभ किया गया था, आरंभ किया गया था वो 1973 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखो 17 को समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो पूछा यहाँ से सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, देखिए ये क्वेश्चन राष्ट्रीय पार्क से उठा दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में आते हैं भाई। ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया असम, ऑप्शन नंबर बी में है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। किसमें है? पश्चिम बंगाल में है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रहा है, क्या दे रहा है? भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के विलुप्त यानी कि लुप्त होने पर, गायब होने पर का खतरा है? ठीक है, गायब होने का खतरा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 10%, ऑप्शन नंबर है 20%, बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में है क्या 30% और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है 40% दिया गया है। तो देखिए भारत में जो है कुल 20% जो है स्तनधारी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। तो या ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए टिहरी बांध जो परियोजना है वो उत्तराखंड नामक एक राज्य में जो है स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया? सलाल बांध किस नदी पर बना है? यानी सलाल नाम का एक बांध है, डैम है। ठीक है, वो किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया महानदी, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया सतलुज, ऑप्शन नंबर सी में है चिनाब और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है कृष्णा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सलाल नदी जो है वो चिनाब नदी पर जो है बना है, यानी ये बांध जो है इस नदी पर बना है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आप मतलब लास्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने 20 ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पता होगा 20-20 का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है। तो 20-20 का हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।